Good morning, students. We have already started this chapter, Indigo. Previous class we had done upper spirit. Or today we will complete the chapter, do the second part of this chapter. Yesterday we had done a recap of the first part. फिर से थोड़ा सा उसको याद कर लेते हैं कि क्या इसका बैकग्राउंड क्या था। इंडिगो प्लांटेशन के लिए कंपेल किया जाता था ब्रिटिशर्स से पीजेंट्स को, इंडियन पीजेंट्स को, खास के चंपारण में। और यहाँ के जो पीजेंट्स थे बाद में काफी परेशान हो गए, शेयर क्रॉपर्स इनको कहा जाता था। और इनमें से जब शेयर क्रॉपर्स को कहा गया कि वो कंपनसेशन दें अपने आप को रेंट फ्री करने के लिए, तो उसमें से एक जो पीजेंट थे उनका नाम था राजकुमार शुक्ला, वो गांधी जी से मिले और उनसे अपनी प्रॉब्लम बताई और उनको रिक्वेस्ट किया कि वो चंपारण आके उनकी मदद करें। तो फाइनली गांधी जी काफी डिले के बाद, क्योंकि कई जगह उनके प्रीवियस अपॉइंटमेंट्स थे, उसके बाद वो अल्टीमेटली चंपारण आए और वहां आके उन लोग की प्रॉब्लम्स को जाने और फिर कैसे उसका हल निकाला, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। So गांधी जी when he was in तिरहुट से उनको कहा गया कि वो इमीडिएटली वापस चले जाएं, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि हम इस ऑर्डर को नहीं मानते और हम वापस नहीं जाएंगे। तो फिर एक ऑर्डर आ गया कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए। तो अरेस्ट से पहले ऑल नाइट गांधी जी रिमेन्ड अवेक। तो इनको जब वापस घर ले आया गया और इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए नॉट ओबेइंग द लॉ, तो गांधी जी ने रात भर जाग के पहले टेलीग्राफ सेंड किया टू राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार। इन्होंने रिक्वेस्ट किया राजेंद्र प्रसाद को कि बिहार हियर मीन्स फ्रॉम पटना से उनको आने के लिए रिक्वेस्ट किया और साथ में और इन्फ्लुएंशियल लोगों को भी लाने के लिए कहा। इन्फ्लुएंशियल जिनकी थोड़ी पहुंच हो, जो आज के वर्ड में हम लोग बोलते हैं पहुंच, जिनकी थोड़ी जान पहचान हो। And he sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. Viceroy को भी इन्होंने full report, पूरी रिपोर्ट भेजी, क्या मैटर था और उस मैटर पे इनका क्या स्टैंड था, उसके बारे में पूरी जानकारी दी। Morning found town of मोतिहारी black with peasants. तो दूसरे दिन जब इनको अरेस्ट करके कोर्ट ले जाना था, तो ये खबर जो थी कि महात्मा गांधी जी को अरेस्ट किया जा रहा है, एक आदमी जो आया है, वो वहाँ के पीजेंट्स बहुत ज्यादा महात्मा गांधी के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन उनको पता चला कि जो उनके लिए लड़ने के लिए आए हैं उनको अरेस्ट करेगी गवर्नमेंट। तो कई बहुत सारे पीजेंट्स जो थे, जो फार्मर्स थे, वो मोतिहारी चले आए। They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration, thousands around the courthouse, was the beginning of their liberation from fear of British. ये बहुत important है। Actually, we are not defeated by circumstances. We are defeated by our inner fears. अगर हम कभी भी हारते हैं, तो वो circumstances हमको नहीं हराते हैं, हमारे अंदर का डर, हमारे अंदर की कमजोरी हमको हरा देती है। तो इस कमजोरी पे विजय पाने की जरूरत है अगर हमको सक्सेसफुल होना है। ये हर एक की लाइफ में सच है और ये कटु सत्य है एक। तो इसी तरह से जब महात्मा गांधी ने देखा कि इतने सारे पीजेंट्स, वो इट हैड बिकम ब्लैक विद द पीजेंट्स, ब्लैक विद पीजेंट्स, मतलब इमेजिन कर सकते हैं कि कितने ज्यादा पीजेंट्स होंगे, कितने ज्यादा फार्मर्स थे कि पूरा एरिया ब्लैक लग रहा था, मतलब सिर्फ सर लोगों के दिखाई दे रहे थे। तो ये देख के महात्मा गांधी जी को एक बात समझ में आई कि अब लोगों में जो ब्रिटिशर्स के खिलाफ डर था, उनकी मार का डर, उनसे ब्रिटिशर्स से डर, तो वो डर जो था वो कहीं पे शायद खत्म होने लगा था। तभी इतने सारे पीजेंट्स हिम्मत करके वहां पहुंच गए थे। The officials felt powerless without Gandhiji's cooperation. He helped them regulate the crowd. अब भीड़ इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा कि वहां की जो पुलिस थी वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने महात्मा गांधी से रिक्वेस्ट किया कि हमको इनको कंट्रोल करने में मदद कीजिए, और गांधी जी ने उनको कोऑपरेट किया, उनका साथ दिया और उनकी मदद की।
He was polite and friendly. He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. तो महात्मा गांधी बहुत ही पोलाइट थे, बहुत ही फ्रेंडली थे इस ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन एक तरफ पोलाइटनेस और फ्रेंडलीनेस था, लेकिन साथ में वो ये भी प्रूव कर रहे थे, साबित कर रहे थे कि उनका जो पावर है, ब्रिटिशर्स का जो आज तक उनका पावर समझा जाता था, विच वॉज ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड। ड्रेडेड माने जिससे लोग डरते थे, और अनक्वेश्चन्ड माने उस पर कभी भी सवाल नहीं उठाते थे। जो भी ब्रिटिशर्स के फैसले होते थे वो इंडियंस चुपचाप मान लिया करते थे। लेकिन ये पहली बार था कि जब वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहे थे, उनका डर उनमें से खत्म हो गया था, और दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द डिसीजंस ऑफ द ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स के फैसलों पे भी वो क्वेश्चन मार्क खड़ा करने लगे थे। The government was baffled. अब इसमें गवर्नमेंट जो थी वो बहुत ही अपसेट थी, कंफ्यूज थी, अब क्या करे, बहुत परेशान हो गए थे। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. और जो प्रोसिक्यूटर था, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो लॉयर था, जो सजा के लिए लड़ रहा था, उसने रिक्वेस्ट किया जज को कि इस ट्रायल को ही पोस्टपोन कर दो, आगे बढ़ा दो। वो भी डर गया था, इतनी सारी भीड़ देखे, तो उसने रिक्वेस्ट किया कि इसको पोस्टपोन कर दिया जाए। पोस्टपोन मतलब आगे बढ़ा दिया जाए। Apparently the authorities wish to consult their superiors. और यहाँ पे अब लग रहा था जैसे कि जो अथॉरिटीज थे, जो प्रोसिक्यूटर था, जो जज था, अब ये लोग लग रहा था जैसे अपने सुपीरियर, अपने हायर अथॉरिटीज को कंसल्ट करना चाहते थे, मतलब उनसे ओपिनियन लेना चाहते थे कि क्या करना चाहिए इस केस में। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी जान रहे थे कि ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहे हैं, इसलिए उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। डिले जो हो रहा था, जो लेट हो रहा था ट्रायल में, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। He read a statement pleading guilty. और इससे पहले कि जो प्रोसिक्यूटर होता है जो आपको गिल्टी साबित करता, आपको कसूरवार साबित करता, इससे पहले कि प्रोसिक्यूटर बोलता कि आपने ये गलतियां की हैं, महात्मा गांधी ने खुद खड़े होके कहा कि आई एक्सेप्ट दैट आई एम गिल्टी। मैं खुद इसको एक्सेप्ट करता हूं कि मैं गिल्टी हूं। He was involved, he told the court, in a conflict of duties. उन्होंने बताया कि वो इन्वॉल्व थे किस चीज में? कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। कन्फ्लिक्ट होता है लड़ाई। उनके एक मतलब दो विचार मन में चल रहे थे कि वो किसका साथ दे, क्या उनको करना चाहिए। ये एक बात नहीं कीजिए, माइक को म्यूट कीजिए। So a conflict was going on. एक द्वंद उनके मन में चल रहा था अपनी ड्यूटीज के प्रति। क्या था वो? On one hand, not to set a bad example as a law breaker. वो ये बैड एग्जाम्पल, एक खराब एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते थे कि वो लॉ ब्रेकर है, मतलब कानून को तोड़ रहे हैं। अब कानून, जब उनको कहा गया कि वो जगह छोड़ के चले जाएं, वो जगह छोड़ के नहीं गए, इसका मतलब उन्होंने कानून को नहीं माना। लेकिन वो ये नहीं एग्जाम्पल नहीं सेट करना चाहते थे, क्योंकि पूरी इंडिया में लोग उनको फॉलो कर रहे थे, इसलिए वो ये नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं नियम कानून की परवाह नहीं करता हूं। On the other hand, to render the humanitarian and national service. तो एक तरफ उनका था कि लॉ फॉलो करना, और दूसरी तरफ था कि ह्यूमन बीइंग्स के जो राइट्स हैं और नेशनल सर्विस देना। नेशनल सर्विस क्या हुई? हमारा देश गुलाम है, हम अपने देश की आजादी के लिए लड़ेंगे। वहां के लोग जो हैं उन लोग को क्रश किया जा रहा है, चंपारण के लोगों के साथ में इल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो उनके सपोर्ट में आके हम उनके लिए लड़ेंगे। तो ये एक ग्राउंड हो गया। दूसरी तरफ एक कॉन्फ्लिक्ट था, एक ये मन में विचार आ रहा था कि मैं नियमों को तोड़ रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि लोग मुझे देख के फॉलो करने लगे और हर जगह ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जब लोग नियमों को तोड़ने लगे।
तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट उनमें चल रहा था। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, उन्होंने डिसरिगार्ड किया था ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर? द ऑर्डर टू लीव चंपारण। उनको कहा गया था कि आप ये जगह छोड़ के वापस चले जाइए, लेकिन इस को उन्होंने डिसरिगार्ड किया था, इसको उन्होंने फॉलो नहीं किया था। So he said, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. उन्होंने डिसरिगार्ड इसलिए नहीं किया था कि he wanted respect from the lawful authorities. वो उनका इंटेंशन नहीं था। He did not want to demonstrate कि मैं इतना पावरफुल हूँ कि मैं जब चाहूँ तो नियमों को तोड़ सकता हूँ, ये वो नहीं चाहते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया था? Because he was obeying the higher law. इससे भी ऊपर एक ये तो इंसानों का कानून बनाया हुआ है, जो नियम कानून है वो हमने खुद बनाए हैं, लेकिन इससे ऊपर भी एक कानून है, और वो क्या है? द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शियस, हमारी आत्मा की आवाज। आत्मा की आवाज जो कि हमको सही और गलत में फैसला करना सिखाती है। और इस वक्त सही ये था कि ये किसानों के लिए लड़ते, उन किसानों के लिए जिनको ब्रिटिशर्स जो हैं वो क्रश कर रहे थे, उनके साथ में उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, उनके साथ में ज्यादतियां हो रही थी। He asked the penalty due. तो इन्होंने कहा कि मैंने नियम तोड़ा है और इसकी जो भी सजा है वो मुझे सुना दी जाए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. Gandhi refused. The judge released him without bail. तो अब जो जज था, जो मजिस्ट्रेट या जज उसको बोलते हैं, तो जो जज थे उन्होंने कहा कि मैं अब 2 घंटे बाद इसकी जजमेंट दूंगा, फाइनल डिसीजन दूंगा। और उन्होंने गांधी जी से कहा कि ये जो 2 घंटे हैं, 1 घंटा मतलब 120 मिनट या 2 घंटा जो टाइम है, उसके लिए आपको बेल लेनी होगी। तो महात्मा गांधी ने कहा कि नहीं, मैं बेल नहीं लूंगा और आपको जो करना है कर लीजिए। तो आखिर में बेचारा जो जज था वो फिर मजबूर हो गया, क्योंकि इनके पास बहुत बड़ी ताकत थी। किसकी? वो पीजेंट्स की ताकत थी। उतने सारे लोग इनके साथ थे, और जज को लगा कि अगर कोई भी वो सेंटेंस सुनाता है, कोई भी जजमेंट देता है या फिर उनको बेल पे नहीं रिलीज करता है उस वक्त, तो कोई भी बैड सिचुएशन हो सकती थी, लोग रिवॉल्ट कर सकते थे, वहां पे हिंसा हो सकती थी। सो ही रिलीज हिम विदाउट बेल। बोले कि ठीक, आप जाइए, 2 घंटे बाद आइएगा तो मैं जजमेंट दूंगा। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. और 2 घंटे बाद फिर से जब कोर्ट शुरू हुआ तो जज ने कहा कि अभी मैं जजमेंट नहीं सुनाऊंगा, मैं कुछ दिनों के बाद ही जजमेंट दूंगा। और तब तक महात्मा गांधी फ्री हैं, वो बेल ले ना ले, लेकिन वो फ्री हैं और वो जहां चाहे वहां जा सकते हैं। तो एक तरह से आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा कि कैसे लोगों की ताकत जो महात्मा गांधी के साथ थी, उसकी वजह से गांधी जी को कितनी शक्ति मिली कि वो लड़ाई लड़ सकें, और साथ में इतनी ही शक्ति मिली और इतना ब्रिटिशर्स भी डर गए। यहाँ पे एक प्रोवर्ब आपने सुना होगा हमेशा, we use it very often, unity is strength। आप लोग हर किसी ने सुना होगा इसको। तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यहाँ पे जब यूनिटी थी, जब थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स वहां गांधी जी के साथ खड़े हो गए, तो ब्रिटिशर्स जो कि इतनी बड़ी ताकत अपने आप में थी, वो भी उनसे डर गई। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना महरुल हक and several others prominent lawyers had arrived from बिहार। तो ये बहुत सारे लॉयर्स का नाम है, ये लॉयर्स मतलब वकील, बहुत सारे वकील वहां आ गए थे कि अगर उनको कोर्ट में पेश किया जाता है, अगर उनके खिलाफ कोई भी जजमेंट दी जाती है तो ये उसके लिए लड़ेंगे। दे कन्फर्ड विद गांधी, और इन्होंने एक मतलब उनके साथ में मीटिंग की, उनसे डिस्कशन किया। What would they do if he was sentenced to prison? गांधी asked। तो गांधी जी ने उन लोग से पूछा, जब सबके सब जमा थे, उन्होंने गांधी जी ने पूछा कि
अगर मुझे जेल हो जाती है, अगर जजमेंट आती है कि इनको जेल में डाला जाए, तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा? Why the senior lawyer replied they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. अब महात्मा गांधी के लिए एक बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। उन्होंने कहा कि अगर मुझे जेल हो जाएगी तो आप लोग क्या कीजिएगा? इतने सारे जो लॉयर्स भी आ गए हैं, तो लॉयर्स ने कहा कि हम तो यहाँ आपको एडवाइस देने आए हैं, वी हैव कम टू एडवाइस एंड हेल्प यू, आपकी मदद करने आए हैं, और अगर आप ही को जेल हो जाएगी तो हम फिर यहाँ क्या करेंगे? हम वापस अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to sharecroppers? गांधी डिमांडेड। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है, आप तो अपने घर चले जाइएगा, लेकिन फिर इसका क्या होगा? जो इनजस्टिस हो रहा है, जो शेयर क्रॉपर्स के साथ में गलत हो रहा है, उसका क्या होगा? The lawyers withdrew to consult. और फिर लॉयर्स ने कहा कि हमको थोड़ा समय दीजिए, हम लोग आपस में बात करना चाहते हैं। Rajendra Prasad had recorded the upshots of their consultations. They thought amongst themselves that Gandhi was totally a stranger, and yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts, but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion. ये एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आई जब वो लोग आपस में बात करने लगे। पहले तो उन्होंने कह दिया कि अगर गांधी जी को जेल होगी तो हम अपने घर चले जाएंगे, लेकिन फिर गांधी जी ने जब कहा कि आखिर इन शेयर क्रॉपर्स का क्या होगा, तब वो लोग ने मीटिंग की, और मीटिंग में उन्होंने डिस्कस किया, और उसमें उन्होंने कहा कि गांधी जी जो कि यहाँ के नहीं हैं, जो कि यहाँ के मतलब इंडिया के हैं, लेकिन प्रॉपर चंपारण के या बिहार के नहीं हैं, फिर भी इन लोगों के लिए वो जेल जाने को तैयार हैं, इनके लिए वो लड़ रहे हैं। तो हमारे जैसे लोग, मतलब वो वकील जो, वो तो वहीं के रहने वाले थे, और साथ में ही उन्होंने कई एक केस भी लड़े थे पीजेंट्स की तरफ से, इन फार्मर्स की तरफ से। तो उन्होंने, उनको लगा कि ये बहुत ही शेमफुल होगा, बहुत ही शर्मनाक होगा अगर हम यहाँ से इन पीजेंट्स को ऐसे ही छोड़ देंगे, इनके लिए नहीं लड़ेंगे। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. तो फिर एक हमारी आज़ादी के लड़ाई में आप लोगों ने बहुत ही कॉमनली सुना होगा एक वर्ड, जेल भरो आंदोलन। तो ये एक तरह से उसकी भी शुरुआत थी। उन्होंने कहा कि अगर आपको जेल होगी तो हम सब भी आपके साथ जेल में जाएंगे। The Battle of Champaran is won, he exclaimed. गांधी जी ये सुन के बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इसी तरह से अगर सब लोग साथ मिल के लड़ेंगे तो हम लोग ऑलरेडी इस बैटल को, इस लड़ाई को हम जीत चुके हैं, क्योंकि वी आर यूनाइटेड, हम लोग में एकता है, हम लोग एक साथ खड़े हैं, तो ये निश्चित है कि हम इस लड़ाई को जीतेंगे। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to quote arrest. और फिर उन्होंने सभी लॉयर्स को पेयर्स में बांट दिया, दो दो के ग्रुप में बांट दिया, और सबको पेपर दे दिया कि कौन किस ग्रुप में है, और उन्होंने कहा कि अगर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है तो फिर वो दो दो करके जाके वो लोग भी अपना अरेस्ट हो जाएंगे। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. तो काफी दिनों के बाद में उनको एक रिटन कम्युनिकेशन आया, मतलब रिटन लेटर आया, एक लेटर आया कि द केस हैज बीन ड्रॉप्ड। वो जो केस उनके खिलाफ किया गया था उस केस को हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। तो यहाँ से गांधी जी को और बाकी के भी लीडर्स को एक आइडिया मिला, सिविल डिसोबीडियंस। आप लोग ने इसको 10th क्लास में भी पढ़ा होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी एक चली थी, मतलब जो ब्रिटिशर्स के बनाए गए नियम हैं जो हमारे विरुद्ध हैं, जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने उनको कहा कि आप ये जगह छोड़ के चले जाइए। गांधी जी ने उस ऑर्डर को नहीं माना। इसको कहते हैं सिविल डिसोबीडियंस, मतलब किसी भी ऑर्डर को फॉलो नहीं करना।
इसको सिविल डिसोबीडियंस कहते हैं। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस तभी कर सकते हैं या तभी करना चाहिए जब ऑर्डर जो पारित किया गया है वो गलत हो। Gandhi and lawyers now proceeded to conduct a far मैम साउंड नहीं आ रही आप। तो गांधी जी और बाकी के जो लॉयर्स थे इन्होंने फार फ्लंग इंक्वायरी किया। फार फ्लंग मीन्स इन ऑल द नेबरिंग प्लेसेस इनकी क्या क्या ग्रीवेंसेस है, क्या क्या ऐसे प्रॉब्लम्स है वहां के पीजेंट्स को, उसकी इंक्वायरी की, उसकी जांच पड़ताल की। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidences. Depositions होते हैं वो जो लिखित में देते हैं और एक लिखित स्टेटमेंट कि ये मेरे साथ हो रहा है और कोर्ट में भी मैं यही बोलूंगा, ये मेरा ग्रीवेंस है। तो इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ पीजेंट्स ने, हजारों हजार पीजेंट्स ने लिखित में दिया कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और दे विल कम टू द कोर्ट ऑल्सो टू गिव देयर statements were written down and notes made on other evidences। और notes भी बनाए गए। कोई भी केस को जीतने के लिए तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, witnesses होने चाहिए, statements होने चाहिए। तो इस तरह से इन्होंने पूरी तैयारी कर ली। Documents were collected, the whole area throbbed with activity of investigators and vehement protest of the landlords। तो पूरा एरिया जो है इट थ्रॉब्ड विद एक्टिविटी, लग रहा था बहुत एक्टिव हो गया है, बहुत ज्यादा उसमें हलचल होने लगी। एक तरफ लोग सरकार के खिलाफ एविडेंसेस जमा कर रहे थे, दूसरी तरफ यहाँ प्रोटेस्ट फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स, वेहमेंट प्रोटेस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट। जो लैंडलॉर्ड्स थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स जो जमीन के मालिक थे, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो तो जान रहे थे कि उनके खिलाफ एक तैयारी हो रही है, तो वो भी प्रोटेस्ट कर रहे थे इसको रोकने के लिए। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जून में गांधी जी को लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिनका नाम था सर एडवर्ड गेट, इनको गांधी जी को बुलाया गया। बिफोर ही वेंट ही मेट leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। तो वहां पे उनको डर था कि जब वहां जाएंगे गेट से मिलने के लिए तो हो सकता है कि उनको अरेस्ट कर लिया जाए और फिर उनको वहां से हटा दिया जाए। तो जाने से पहले गांधी जी ने जितने भी एसोसिएट्स थे, जितने भी वकील थे, उन लोग से बात की और ये भी चॉक आउट किया कि क्या करना, अगर मैं वापस लौट के नहीं आऊंगा तो आप लोग को क्या करना होगा। गांधी हैड co-protected interviews with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into indigo sharecroppers situation। तो गांधी जी का वहां पे अरेस्ट नहीं किया गया उनको, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ में protracted interviews, very long detailed interviews, मतलब बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ। 4 मीटिंग्स हुई उनकी और चारों ही बहुत लंबी मीटिंग्स चली। और बाद में जब मीटिंग का एंड रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने एक ऑफिशियल कमीशन, एक कमीशन होता है हम लोग के यहाँ भी बहुत फ्रीक्वेंटली आप लोग सुनते होंगे, एक कमिटी गठित कर दी गई है, जांच के लिए कमिटी गठित करे, तो वैसे ही एक ऑफिशियल कमीशन बना दिया गया जो कि इसकी जांच करेगा। The commission consisted of landlords, government officials and Gandhi as the sole representative of the peasants। तो ये जो कमीशन बना इसमें कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वहां के सरकार के जो ऑफिशियल्स थे, ऑफिसर्स थे, एंड गांधी जी एक थे जो कि अकेले रिप्रेजेंटेटिव थे फार्मर्स के, पीजेंट्स के अकेले रिप्रेजेंटेटिव।
Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of several months and then again for several shorter visits. तो गांधी जी को शुरू में जो फर्स्ट टाइम वो चंपारण गए तो उनको बहुत सारे कई महीने वहां रहना पड़ा फॉर अ पीरियड ऑफ 7 months ही स्टेड देयर, और फिर बाद बीच बीच में शॉर्टर विजिट्स पे वो आते रहते थे. The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. अब यहाँ पे जो पहली बार गांधी जी आए थे, ये किसके कहने पे आए थे? राजकुमार शुक्ला. उनके बारे में दिया एंट्रीटी. एंट्रीटी मीन्स अ रिक्वेस्ट. वो एक शेयर क्रॉपर जिनका नाम था राजकुमार शुक्ला, उन्होंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ पे आइए और यहाँ की सिचुएशन के बारे में पता करके हम लोग को आजादी दिलाइए इससे. अनलेटर्ड. अनलेटर्ड मीन्स जो कि लिखित में नहीं था. पीजेंट की जो रिक्वेस्ट थी उसने जस्ट वर्बल रिक्वेस्ट की थी, और इस रिक्वेस्ट पे गांधी जी वहां आए और ये सोच के आए थे कि हो सकता है थोड़े दिन में ये मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा, लेकिन इस मैटर को क्लियर होने में 1 साल के करीब लग गया. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. तो अब ये जो ऑफिशियल कमीशन जो बना, इसने इट assemble करना मतलब जमा करना, इकट्ठा करना. क्रशिंग माउंटेन, माउंटेन ऑफ एविडेंस. माउंटेन मतलब बहुत बड़ा पहाड़, तो एविडेंस का एक पहाड़ मतलब बहुत सारे एविडेंसेस उनको मिले लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ. तो लैंडलॉर्ड्स ज्यादती कर रहे थे पीजेंट्स के साथ, इसके बहुत सारे एविडेंस मिले, बहुत सारे सबूत मिले. और उसके बाद में उन्होंने ये फाइनल फैसला किया, तय किया कि पीजेंट्स को रिफंड करना है, मतलब उनका जो पैसा ले लिया गया है वो पैसा उनको वापस करना होगा. बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी. तो फैसला तो हो गया कि पीजेंट्स के साथ अन्याय हुआ है और उनका पैसा उनको लैंडलॉर्ड्स को लौटाना होगा. तो अब उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहते हैं कि कितना पैसा उनको वापस किया जाए. They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. अब कमीशन के जो लोग थे उनको लगा कि गांधी जी बोलेंगे कि नहीं, पूरा का पूरा पैसा जो इन्होंने धोखे से और इलीगली मतलब गलत ढंग से एंड डिसीटफुली, धोखे से जो इन्होंने पैसा लिया है पीजेंट से, वो पूरी की पूरी अमाउंट उनको वापस करो. ऐसा इन्होंने सोचा कि गांधी जी उनसे बोलेंगे. लेकिन ही आस्क्ड ओनली 50%. लेकिन गांधी जी ने कहा कि हमको पूरा पैसा नहीं चाहिए, कम से जो भी पैसा इन लोगों ने लिया है उसका 50% पैसा वापस कर दें. There he seemed adamant, writes Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. So he said he seemed adamant, लग रहा था कि he was adamant means very rigid कि हमको 50% ही पैसा वापस चाहिए. और ये लिखा है J.Z. Hodge ने, जो कि एक ब्रिटिश मिशनरी थे. मिशनरी जो मिशन का काम करते हैं, जो रिलीजियस काम करते हैं वो. एंड ही वाज क्लोजली वॉचिंग. उन्होंने पूरे घटनाक्रम पे बहुत अच्छी जानकारी उनको थी, बहुत ध्यान से उसको देख रहे थे, उसको फॉलो कर रहे थे. और उन्होंने लिखा, thinking probably that he would not give way, the representatives of planters offered to refund to the extent of 25%, and to his amazement Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. तो पहले तो महात्मा गांधी एडमेंट हो गए, he demanded 50%, लेकिन फिर शेयर क्रॉप जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने कहा कि नहीं, वो सिर्फ 25% ही वापस करेंगे. सो अल्टीमेटली गांधी जी एग्रीड. उन्होंने मान लिया कि ठीक है, आप 25% ही वापस कीजिए. और दिस वाज द सरप्राइज. उनको लैंडलॉर्ड्स जो थे उनको लगा कि ऐसा तो वो कभी नहीं मानेंगे. तो वो एक डेडलॉक होता है. डेडलॉक मतलब दोनों एक जिद पे अड़ जाएं और बीच का रास्ता नहीं निकले, मतलब कोई भी बात का फैसला नहीं हो पाए, तो उस केस में डेडलॉक बोलते हैं. लेकिन यहाँ पे महात्मा गांधी ने उस डेडलॉक को तोड़ा
वो बोले कि ठीक है, आपको 50% नहीं चाहिए तो 20%, 25% ही वापस कर दीजिए। So is it clear कि जितना भी पैसा उन्होंने पीजेंट से लिया था उसका 25% उनको वापस करना था। This settlement was adopted unanimously by the commission. Unanimously मतलब सब लोग एक स्वर में एक साथ सबको इसको एग्री कर गए, सबने मान लिया। Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that landlords had been obliged to surrender part of their money and with it part of their prestige. अब गांधी जी ने जब 25% एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ पे भी लोगों ने सवाल किए कि आपने इतना कम पैसा क्यों एक्सेप्ट किया। तो गांधी जी ने बताया कि यहाँ पैसा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है कि लैंडलॉर्ड्स जो कि यहाँ पे पैसा कमाने के लिए सिर्फ आए थे वो कुछ पैसा वापस करने को तैयार हैं। और सिर्फ पैसा वापस करने की बात नहीं है, यहाँ पे मेन बात है कि उन्होंने ये माना कि वो गलत कर रहे थे और वो झुकने के लिए तैयार हो गए। तो दे हैड टू पार्ट विद मींस अपनी रिस्पेक्ट अपना प्रेस्टीज को भी कुछ हद तक उनको झुकना पड़ा, उनको दे देना पड़ा। सो दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट कि ब्रिटिशर्स रियलाइज देयर मिस्टेक एंड दे एक्सेप्टेड टू रिफंड 25% ऑफ द मनी दे हैड टेकन। 25% जो पैसा उन्होंने लिया था उसका 25% वो वापस करने के लिए तैयार हो गए। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as landlords above the law. ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अभी तक जो प्लांटर्स थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, दे वर बिहेविंग एज इफ दे वर अबव द लॉ मींस कानून के भी ऊपर हैं, मतलब कानून उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। इस तरह से वो ट्रीटमेंट करते थे, जो मन में आता था वो ऑर्डर्स वो अपने आप पारित करते थे। लेकिन यहाँ पे उनको लॉ की बात माननी पड़ी, लॉ के अंडर आना पड़ा, तो कुछ हद तक उनकी जो प्रेस्टीज थी, जो अपने में एक उनका रिस्पेक्ट था, वो भी उनको गंवाना पड़ा। एंड दिस वाज मोर इम्पोर्टेंट। अब ब्रिटिशर्स को लगने लगा कि इंडियंस के साथ वो जो चाहें वो नहीं कर सकते। यहाँ पे भी नियम कानून है और ये नियम कानून सिर्फ इंडियंस के लिए नहीं है, ये उन पे भी लागू होते हैं। तो इस तरह से एक जीत जो है वो उसमें दो फायदे हुए। इंडियंस को ये एक तरह से उन लोग को शक्ति मिली, एक कॉन्फिडेंस आया कि हम भी अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ेंगे तो हम जीत सकते हैं। और दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स को भी इस चीज का एहसास हुआ कि दे आर नॉट अबव द लॉ, वो लॉ के ऊपर नहीं है, वो जो चाहे वो नहीं कर सकते हैं, उनको भी यहाँ के नियम कानून फॉलो करने होंगे। Now the peasant saw that he had the rights and defenders. He learned courage. Peasants को पता चला कि उनके पास भी राइट्स हैं, उनके भी कई हक हैं, और एंड डिफेंडर्स, और ऐसे लोग भी हैं जो उनके उन हकों को डिफेंड करेंगे, उनके राइट्स को डिफेंड करेंगे, उनको बचाएंगे। एंड ही लर्नड करेज। तो इससे पीजेंट्स जो थे दे लर्नड करेज। करेज मीन्स साहस। Events justified Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. तो महात्मा गांधी का जो ये स्टैंड उन्होंने लिया था कि चलो 25% ही वापस करो, इसका नतीजा फाइनली ये हुआ कि ब्रिटिशर्स दे फेल्ट वेरी अनकंफर्टेबल, और कुछ दिन बाद ब्रिटिशर्स जो थे वो अपने बाकी जितनी जमीन बची थी वो सबको वापस छोड़ के वहां से चले गए, और ये जो जमीन थी ये वापस पीजेंट्स को मिल गई। एंड शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। और उसके बाद से जो शेयर क्रॉपिंग था, जो पार्ट ऑफ लैंड जो उन लोग को, जिसपे सिर्फ इंडिगो वो लोग को प्रोड्यूस करना था, ये जो सिस्टम एक नया स्टार्ट हुआ था वो सिस्टम ही खत्म हो गया। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। तो गांधी जी बहुत बड़े बड़े डिसीजंस नहीं लेते थे या बड़े बड़े मैटर्स ही सॉल्व नहीं करते थे। He saw the cultural and social backwardness in Champaran villages and wanted to do something about it immediately.
तो उन्होंने देखा कि वहां पे चंपारण में देयर वाज कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस। जो लोग वहां के थे वो बहुत ही बैकवर्ड थे, दोनों कल्चरली और सोशली। सोशल कंडीशंस जो थे, रहने का तरीका, खाने का तरीका, ये सब भी, इस सब में भी बहुत ज्यादा बैकवर्ड थे। And he wanted to do something for them. He appealed for teachers. तो उन्होंने टीचर्स से के लिए अपील किया कि टीचर्स आए वहां पे, आके लोगों में शिक्षा फैलाएं, शिक्षा दें, ताकि लोगों की कंडीशन सुधरे, उनकी सोशल कंडीशंस में इम्प्रूवमेंट आए। Mahadev Desai and Narhari Parekh, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for work. So ये दो लोग, महादेव देसाई और नरहरि पारेख, ये दोनों आगे आए और ये इनकी वाइफ भी तैयार हुई, and they came to help out गांधी जी. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. बहुत से लोग गांधी जी की अपील पे वहाँ बॉम्बे से, पूना से और बाकी बहुत से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया से वहां आए और आके लोगों की मदद की, पीजेंट्स की मदद की. Devdas, Gandhi's youngest son, arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi. तो उनका छोटा बेटा देवदास और उनकी वाइफ जो है वो भी आश्रम से वहां आ गई. Primary schools were opened in 6 villages. और 6 विलेजेस में प्राइमरी स्कूल्स स्टार्ट किए गए. कस्तूरबाई taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. और उनकी वाइफ जो थी उन्होंने पर्सनल क्लीनलीनेस, मतलब आदमी अपने आप को कैसे क्लीन रखेगा, कैसे उसको साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में उनकी वाइफ ने बताया. एंड कम्युनिटी सैनिटेशन, और कम्युनिटी सैनिटेशन का भी उनको शिक्षा दी. कम्युनिटी सैनिटेशन, पूरी कम्युनिटी में स्वच्छता बनाना, जो आज भी हम लोग को भी सीखने की जरूरत है. हम लोग भी कम्युनिटी, अपना सैनिटेशन का तो शायद ध्यान देने लगे हैं, अपने को तो साफ सुथरा रखना शुरू कर दिए हैं, लेकिन हम लोग भी कम्युनिटी की परवाह नहीं करते हैं. जहां तहां कूड़ा कचरा फेंक देते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं लेकिन कम्युनिटी के बारे में नहीं सोचते. तो ये उस वक्त भी ये मसला था, आज भी वही प्रॉब्लम हमारे पास है. हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल. वहां के लोगों की हेल्थ जो थी वो बहुत ही खराब थी. गांधी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. तो किसी तरह से गांधी जी ने एक डॉक्टर को तैयार किया जो अपनी सर्विसेज वहां पे देने को तैयार हुए. Volunteer means to give free services. 3 medicines were available. वहां पे 3 मेन मेडिसिन्स रखी गई थी. वो थी कैस्टर ऑयल, क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. ये 3 चीजें वहां पे रहती थी. Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. ये 3 मेन दवाइयां थी जो वहां पे उपलब्ध थी. तो जिसके भी कोटेड टंग थी, टंग के ऊपर एक परत जैसी अगर जमी रहती थी तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था. एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनाइन. मलेरिया का तो हम लोग सबको जानते हैं, क्विनाइन उसकी दवा होती है, वो भी दी जाती थी जिसको भी मलेरिया होता था. एंड एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल. और जिसको भी मतलब ऊपर स्किन में जैसे दाना हो गया, घाव हो गया, तो उसको एक ऑइंटमेंट दी जाती थी, एक मलहम दी जाती थी जो लगाने के लिए, और साथ में उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था. तो दिस इज अ वेरी गुड आइडिया. आप लोग भी अपने आसपास अगर किसी को चोट लगती, किसी को चोट नहीं, किसी को अगर जख्म निकल आता है तो कैस्टर ऑयल उसका इलाज, बहुत अच्छा इलाज. गांधी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ विमेन्स क्लोथ्स. वहां की जो औरतें थी उनके पास भी पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, ढंग से कपड़े नहीं पहनती थी. सो ही नोटिस दैट. ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट. और उन्होंने अपनी वाइफ से कहा कि आप इन औरतों से बात कीजिए कि कैसे उनको कपड़े पहनने चाहिए, कैसे रहना चाहिए. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." You can imagine, बहुत अफसोस भी होगा हमको अगर कोई
औरत ये जाके बोले कि देख लो मेरे घर में कुछ भी नहीं है और मेरे पास बस ये एक ही साड़ी है जो मैं पहने हुए, मतलब उसके पास चेंज करने के लिए भी कुछ नहीं था। तो फ्रॉम दिस यू कैन इमेजिन कि जो पीजेंट्स थे, जो किसान थे, बेचारे हमारे किसान जो इतनी मेहनत करके हमारे लिए खाना प्रोड्यूस करते हैं, उनकी अपनी सिचुएशन कितनी खराब थी। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. जब ये चंपारण में थे तो बाहर पीछे गुजरात में जो आश्रम था उस पे इन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस वॉच एक तरह से नजर रखी। He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. वहाँ के बारे में, financial accounts के बारे में जानकारी लेते रहते थे टेलीग्राम भेज के। Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. मतलब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कितनी माइन्यूट डिटेल्स पे वो ध्यान देते थे कि टॉयलेट के लिए ट्रेंचेस बनी हुई थी, गड्ढे बने हुए थे, तो उन्होंने एक बार लिखा वहां पे मैसेज किया कि जो पुराने गड्ढे हैं जो टॉयलेट के लिए यूज हो रहे हैं उनको बंद कर दिया जाए और नए खोदे जाएं, क्योंकि अगर ऐसे ही छोड़ दिया गया तो शायद वो बहुत ही गंदा स्मेल करने लगेंगे। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ये गांधी जी के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, मींस पॉइंट वेयर his politics, his ideas about politics, his ideas about freedom, they completely changed. They got a new direction. एक नई दिशा उनको मिल गई थी। What I did, he explained, was a very ordinary thing. उन्होंने कहा कि हमने एक बहुत ही ordinary, बहुत ही साधारण सी चीज ही यहाँ पे की थी। I declared that the British could not order me about in my own country. तो उन्होंने बहुत ही छोटी सी चीज की थी और वो ये था कि यहाँ ये मेरा देश है और मेरे देश में ब्रिटिशर्स आके हमको ऑर्डर नहीं कर सकते। मतलब हमको इतना फ्रीडम है कि हम जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं, हम जो भी लीगल हो, ऐसा नहीं कि दूसरों का राइट्स हम छीन रहे हो, लेकिन जो भी लीगल काम है वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और ये एक बहुत ही छोटी सी बात थी, लेकिन ये एक मेजर फैक्टर बन गया आगे की लड़ाई के लिए भी। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. अब ये जो चंपारण एपिसोड था, ये जो इसकी शुरुआत जो हुई वो इससे नहीं हुई कि हमको नियम तोड़ना है या हमको सिविल डिसोबीडियंस को स्टार्ट करना है। इसका मेन पर्पस था कि वहाँ के जो पीजेंट्स थे जो कि बहुत ही बुरी हालत में थे, ये उनकी मदद करने का इंटेंशन था। इस बात को थोड़ा समझना कि हम यहाँ नियम तोड़ने नहीं आए थे, ये सोच के नहीं आए थे कि हम वहां जाएंगे तो जाके नियम तोड़ेंगे। हम वहां पे, गांधी जी वहां गए थे इसलिए कि वहां के पीजेंट्स जो कि बहुत बुरी हालत में थे उनकी मदद करने के लिए। लेकिन उनकी मदद करने के दौरान ये एक इंसिडेंट हो गया। जब सरकार ने जबरदस्ती उनको वहां से हटाने की कोशिश की तो उन्होंने उसका ऑर्डर मानने से इनकार कर दिया। This was typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of millions. तो ये this was typical of गांधी जी, मीन्स ये एक गांधी जी की एक अलग क्वालिटी थी, उनका एक अलग कैरेक्टर था कि वो बहुत बड़े पॉलिटिकल एम्स लेके नहीं चलते थे। उनका मेन पॉलिटिकल कंसर्न ये नहीं था कि हमको कुछ बहुत बड़ा अचीव करना है। उनका मेन कंसर्न रहता था कि मैं कैसे लोगों की मदद करूं, और लोगों की मदद करते समय ही अचीव द पॉलिटिकल एम्स। इंटरट्वाइन मीन्स मिक्स्ड अप, वो जाल बना हुआ था। द प्रॉब्लम्स ऑफ द पीपल एंड पॉलिटिक्स, वो एक नेट की तरह था। एंड डे टू डे प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स के बारे में ये नहीं डील करते थे। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो लोगों की थी, अब टॉयलेट साफ करना ये बहुत ही एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीजों पे भी ये बहुत ज्यादा ध्यान दिया करते थे। His was not a loyalty to abstractions, it was loyalty to living human beings. Abstraction means जिसका कोई फॉर्म नहीं हो, just an imagination.
उनका लॉयल्टी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल आइडियाज से नहीं था। लॉयल्टी मतलब उनका जो झुकाव था, रुझान था, या वो लॉयल नहीं थे बिग पॉलिटिकल आइडियाज। आइडियाज मीन्स अब्स्ट्रैक्शंस। अब्स्ट्रैक्शंस का मतलब होता है सिर्फ सोच। उनकी लॉयल्टी किसकी तरफ थी? उनके लॉयल्टी थी टू लिविंग ह्यूमन बीइंग्स। वो लोगों के बारे में सोचते थे और लोगों के प्रति वो लॉयल थे, फेथफुल थे। उनके लिए ही वो जो भी करते थे वो लोगों के लिए करते थे। कोई बहुत बड़े ये नहीं कि मैं देश को एकदम आजादी दिला के रहूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने शुरू में नहीं सोचा था। वो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को डील करते थे और उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेके आगे चल के उनको नए आइडियाज भी मिले एंड अल्टीमेटली वी गॉट फ्रीडम। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his feet and thus make India free. अब ये भी एक बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है कि उन्होंने जो भी किया, एवरीथिंग ही गांधी डिड, जो भी काम उन्होंने किए, he tried to mold a new free Indian. उन्होंने एक नए इंडियन को बनाने की कोशिश की। मोल्ड करना मतलब बनाना। उन्होंने कोशिश की कि हम एक ऐसे इंडियन को बनाएं जो कि सेल्फ रिलायंट हो, हु कैन स्टैंड ऑन हिज फीट। स्टैंड ऑन हिज फीट, अपने पैरों पे खड़े होना। ये तो बहुत कॉमनली आपने सुना होगा। पैरों पे खड़ा होना मतलब हम किसी और पे निर्भर ना हो। तो उनकी सोच सिर्फ आजादी दिलाने की नहीं थी, लेकिन आजादी के बाद भी वो चाहते थे कि हम इंडियंस इस तरह से हम लोग को शेप किया जाए, मोल्ड किया जाए कि जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले भी जाएं तो वी बिकम सेल्फ रिलायंट। हम किसी और पे निर्भर ना रहें किसी भी चीज के लिए, ना खाने के लिए, ना कपड़ों के लिए, या किसी इंडस्ट्री के लिए हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड ना करें। क्योंकि जहां आप किसी और पे डिपेंड करिएगा तो यू हैव टू फॉलो देम, फिर उनके नियम कानून, उनकी बातें आपको माननी पड़ेंगी। सो ही वांटेड द इंडियंस टू बिकम सेल्फ रिलायंट, अपने ऐसा काम करें कि हम किसी और पे निर्भर नहीं हो, आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। Early in Champaran action, Charles Freire Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour to Fiji Islands. So यहाँ एक और है, एक pacifist, a person who believed in peace and ह्यूमैनिटी। ये इनका नाम था चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयूज। ये महात्मा गांधी के पास आए जब इनको एक नया असाइनमेंट दिया गया। इनको जाना था फिजी आइलैंड्स, तो उससे पहले ये गांधी जी से मिलने आए। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. तो इनके जो लॉयर्स थे गांधी जी के, जो उनके वकील थे, उन्होंने कहा कि आप इनको रिक्वेस्ट कीजिए कि ये यहीं रहें, ये फिजी आइलैंड्स में नहीं जाएं और ये हमारे चंपारण मूवमेंट में हमको हेल्प करें। एंड्रयूज वाज विलिंग इफ गांधी एग्रीड, और एंड्रयूज जो थे वो भी तैयार थे, वो ही वाज रेडी टू हेल्प द इंडियंस कि मैं आपकी इस चंपारण मूवमेंट में मदद करूंगा। बट गांधी वाज वेहेमेंटली अपोज्ड, लेकिन गांधी जी इसके सख्त खिलाफ थे। अपोज किया उन्होंने, इसको मना कर दिया कि नहीं, हमको आपकी मदद की जरूरत नहीं है। He said, you think this is unequal fight. It would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. तो गांधी जी ने, जो लॉयर्स ने जिन्होंने कहा था कि आप इनकी मदद ले लीजिए, इनको बोलिए यहीं रुकें और हमारे साथ हमारी लड़ाई में मदद करें, तो उन्होंने कहा उनसे कि तो आप लोग को लगता है कि ये जो लड़ाई है ये अनइक्वल है, मतलब अनइक्वल, बराबरी की लड़ाई नहीं है, ये आपको लगता है। और अगर ऐसा लगता है तो दिस इज शोइंग वीकनेस, कि आपके हार्ट में, आपके दिल में कहीं एक डर है, कहीं पे वीकनेस है, एक कमजोरी है। कमजोरी क्या है? अपने आप को ब्रिटिशर से कम समझना, अनइक्वल मतलब उनके बराबर का नहीं समझना। The cause is just and you must rely upon yourselves to win the battle. ये कॉज जो है वो जस्ट है, ये न्यायिक है, मतलब न्याय संगत है। जो हम जिसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं ये न्याय के खिलाफ नहीं है, ये सच्चाई के खिलाफ नहीं है। एंड सो यू शुड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्व्स, अपने अंदर एक विश्वास होना चाहिए
और अपने अंदर का विश्वास ही आपको इस बैटल को जिता सकता है। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. आपको एक प्रॉप, एक सहारे की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सहारे की तलाश नहीं करनी चाहिए मिस्टर एंड्रयूज में कि एक इंग्लिशमैन है तो ये हमारा साथ देगा। तो हमको इस चीज को नहीं सोचना चाहिए। और अगर हम ऐसा आवाज नहीं आ रही है मैम आपकी? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम सर, मैम की आवाज नहीं आ रही है। तो ये यहाँ तक आप लोग को सुनाई दिया होगा कि एंड्रयूज की मदद महात्मा गांधी नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि अगर हम एक इंग्लिशमैन की मदद लेंगे तो हमको ये एक कहीं ना कहीं ये दर्शाता है, ये दिखाता है कि वी आर स्टिल वीक, हमको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, इसलिए हम किसी और सहारे को ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं। तो ये हमको नहीं करना चाहिए। हमारी लड़ाई जो है वो जस्ट है, वो सही है, और अगर हम सही हैं तो हमको किसी और के सहारे की जरूरत नहीं है। ये एक बहुत बड़ा लेसन है, सिर्फ चंपारण के लोगों के लिए नहीं, सिर्फ वहाँ के वकीलों के लिए नहीं, ये हमारी जिंदगी में भी बहुत मायने रखता है। अगर आप भी अगर सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, आप अगर सही हैं, तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आप सही के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको किसी के सहारे की भी जरूरत नहीं है। हमको किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए, और उस विश्वास में इतनी शक्ति होगी कि वो आपको जिताएगा। इसलिए आगे चल के जिंदगी में कभी भी अगर कुछ भी बात होती है तो अपने ऊपर विश्वास रखिएगा और सही के साथ रहिएगा। अगर आप सही हैं या सही का साथ दे रहे हैं तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता है, और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है और हमेशा ये सही रहेगा। तो इसी तरह से महात्मा गांधी ने कहा कि हमको एक अंग्रेज की जरूरत नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, हम खुद अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson of self-reliance. तो यहाँ राजेंद्र प्रसाद बोलते हैं कि इन्होंने हमारे दिमाग को अच्छे से पढ़ लिया, मतलब हम क्या सोच रहे हैं ये गांधी जी को पता चल गया, इसीलिए उन्होंने उससे मदद लेने के लिए मना कर दिया। एंड दिस वे राजेंद्र प्रसाद इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि गांधी टॉट अस द लेसन ऑफ सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस मीन्स नॉट टू डिपेंड ऑन एनीवन एल्स, अपने ऊपर ही डिपेंडेंट रहना, टू बी इंडिपेंडेंट, दैट इज सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड द हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो ये जैसे सेल्फ रिलायंस, टू बी सेल्फ रिलायंट, महात्मा गांधी ने हर चीज में कहा लड़ाई अगर लड़ेंगे तो हम अपने से लड़ेंगे, अगर हम अपने आप को बाद में जब ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले जाएं तब भी हम अपने आप को इतना मजबूत कर लें, हम अपने आप को इस तरह से खड़ा करें कि हम किसी भी चीज के लिए दूसरी कंट्री पे डिपेंड ना करें। तो इस तरह से जो एक लाइन हम लोग ने पहले पढ़ी थी, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्वाइंड विद प्रैक्टिकल पैटर्न, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे गांधी जी ने सिर्फ एक पॉलिटिकल मैटर ही नहीं उठाया या सिर्फ पॉलिटिक्स में ही करेक्शन करने की नहीं सोची, इट टॉट अस द लेसन ऑफ बीइंग सेल्फ रिलायंट, इंडियन इंडिपेंडेंस की ये करेज उन्होंने एक तरह से एक बहुत ही जो पीजेंट्स थे, जो पीजेंट्स वर द लोएस्ट कैटेगरी, मतलब बहुत ही क्रश्ड थे, उनके साथ में बहुत ही दुर्व्यवहार हो रहा था, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन फिर भी उनको करेजियस बना दिया, इतना साहसी बना दिया कि वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े हो गए। तो ही टॉट अस, और यही चीज है फिर बाद में इंडियंस को भी उन्होंने इतना करेज दिया। इंडियंस भी सोचते थे कि ब्रिटिशर्स आर वेरी पावरफुल,
ब्रिटिशर्स बहुत पावरफुल हैं, हम उनके खिलाफ नहीं लड़ सकते, लेकिन एक ये छोटे से इंसिडेंट से उन्होंने साबित कर दिया कि हम भी ब्रिटिशर्स से कम नहीं हैं, और अगर हम चाहें तो हम भी उनके खिलाफ खड़े होकर अपने आप को आज़ाद कर सकते हैं। एंड हेल्प द शेयर क्रॉपर्स, और साथ में वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड भी था, मतलब लव फॉर ह्यूमन बींग्स, ये भी उन्होंने दिखाया। शेयर क्रॉपर्स के लिए लड़ाई लड़ी, उनको आज़ाद किया। तो इस तरह से उन्होंने अपनी एक और क्वालिटी दिखाई, दैट इज लव फॉर ह्यूमैनिटी, लोगों के लिए अपना प्यार, जो गरीब हैं, जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, उनके साथ खड़े होना और उनके लिए लड़ना। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर कोई डाउट्स हैं तो यू कैन क्लैरिफाई, आप पूछ सकते हैं। चैप्टर सबको अच्छे से समझ में आ गया? यस मैम। और चैप्टर के साथ में जो हमको अपनी जिंदगी के लिए सीख मिली है वो भी समझ में आ गई ना? ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वो भी है। ये चैप्टर शायद हम आगे चल के भूल जाएं, लेकिन इस चैप्टर से जो सीख हमारी जिंदगी में हमारे लिए है उसको कभी मत भूलिएगा। टू बी सेल्फ रिलायंट, सच्चाई के साथ खड़े रहना और अपने ऊपर भरोसा करना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपकी लाइफ में भी हर कदम पे आपके काम आएंगी। और अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन है मैम। और अगर ये क्वेश्चन है मैम मेरा। हाँ बोलिए। हाँ, एक क्वेश्चन है कि द इवेंट इन दिस पार्ट ऑफ द टेक्स्ट इज illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some intents of this method and link them to his idea of satyagraha and non-violence? स्टूडेंट पेज नंबर बता दीजिए तो हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मैम मैंने बुक से नहीं, मतलब क्वेश्चन खुद से ही लिखा है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, फिर एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। The events in this part of the text illustrate Gandhi's method of working. Can you identify some intents of this method and link them to his idea of satyagraha and non-violence? मैसेज आप ये क्वेश्चन को थोड़ा सा टाइप करके इधर भेज दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। ओके मैम। हाँ, टीचर को आप क्वेश्चन दे दीजिएगा, ग्रुप में डाल देंगे, और नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो पहले हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है? इज इट ऑल राइट विद यू? नेक्स्ट क्लास में आप ये क्वेश्चन को टीचर से बोलिए कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, और नेक्स्ट क्लास जब आपकी होगी तो पहले हम लोग इसी क्वेश्चन को डील करेंगे। मैम वैसे मैंने लिखा है इसका आंसर, बट मुझे सही नहीं लग रहा, बट वो क्लियरफाई करना था इसका आंसर को। ये तो और भी अच्छा है, आप क्वेश्चन के साथ आंसर भी डाल दीजिए, हम उसका रिप्लाई हम आपको पर्सनली भी कर सकते हैं। आप डाल दीजिए और अपना फोन नंबर डाल दीजिएगा या व्हाट्सएप नंबर, हम पर्सनली आपको रिप्लाई कर देंगे। अब वैसे इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे, हो सकता है कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन हो जो सबके लिए यूजफुल होगा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहाँ डिस्कस भी करेंगे, और आप इसको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके मैम। ओके, वेल थैंक यू स्टूडेंट्स। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome. Bye. In 5 minutes, you'll have the next chemistry class.